तो हम जो लास्ट क्लास में चैप्टर ले रहे थे, जो हम बोल रहे थे कि ऐसा सिस्टम जो कि हमें 24 आवर/7 हमारा वर्क करता रहता है, ठीक है, 1 सेकेंड तो हम कर सकते हैं सर्वाइव, कुछ टाइम के लिए बंद रह जाए तो हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो कौन सा सिस्टम था? वो था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप जानते हैं कि आप कुछ दिनों भूखे रह के भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आप एयर लिए बिना रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम जो कि इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है, वो क्या था? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम पढ़ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जब जाना, तब हमने रेस्पिरेशन भी देख लिया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। और रेस्पिरेशन के बाद ये भी देख लिया था कि उस रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सब हर कोई ऑर्गेनिजम्स है, चाहे लोअर से लेकर हायर तक जाते हैं हम, ठीक है, लोअर वर्टिब्रेट से हायर वर्टिब्रेट तक जाते हैं, तब सब देखते हैं कि सब रेस्पिरेशन करते हैं। बट सब में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। जो इम्पोर्टेंट थे ऑर्गेनिज्म, जिनके में ऑर्गेनिज्म पढ़ने थे किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए, उनके बारे में हमने जाना था। फिर हमने कहा था कि ठीक है, अब ये चीज खत्म हो गई है कि रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन हो गया है, कुछ चीजें हम देख चुके हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। तो मैंने बताया कि इसको एज ए ट्रैक पढ़ेंगे। पहले हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में बाद में देखेंगे किस ट्रैक से जो एयर गुजरी है वो कैसे, उस एयर में क्या है, गैसेस है, वो कैसे एक्सचेंज होती हैं। तो उस रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में हमने देखा था। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को जब देखा तो हमने क्या देखा? डिफरेंट डिफरेंट पाथ देखे, ठीक है। वो ट्रैक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या देख लिया? पाथ देखे कि कौन कहाँ से गुजर रही है। तो कहाँ से गुजर रही थी? तो गुजर रही थी सबसे पहले हमारा, अब पता है कि हम खाना कहाँ से खा रहे थे? हम खाना खा रहे थे हमारे मुंह से। तो हम सांस कहाँ से ले रहे थे? तो हम सांस ले रहे थे हमारी नाक से, ठीक है। तो सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा? हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। तो जो आपको दिखते हैं, हमें जो बाहर से दिख रहे हैं, तो 2 नॉस्ट्रल्स जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है हमारी नोज पे, ठीक है। ये आपको जो खड्डा दिख रहा है वो क्या है? हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। तो इसको हम एक अलग स्लाइड पे ड्रॉ करते जाएंगे, जिससे आपको समझ भी आता रहे। देखो, सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर जो हमें दिखता है हमारी नोज का, वो कौन सा होता है? ये हमारे नॉस्ट्रल्स। और कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं। तो दोनों नॉस्ट्रल से क्या जाती है? हमारी एयर जाती है। तो ये क्या हो गया? हमारा नॉस्ट्रल्स वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या है? हमारे नॉस्ट्रल्स। बाहर की तरफ है, हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या कह रहे हैं हम? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल किसके लिए यूज करते हैं? जो कि बाहर की साइड आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जिसके थ्रू हमारे अंदर एयर जाएगी। जब हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, तो एयर का एंट्री पॉइंट और एयर का एग्जिट पॉइंट क्या है? हमारा जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने क्या देखी है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने देखी थी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद नेजल पास, ठीक है, नेजल पाथ या नेजल पाथवे, ठीक है, नासिका मार्ग। अब ये जो नासिका मार्ग है कैसे जाता है? देखो, अब ये देखो, नीचे क्या था हमारे? नीचे हमारी क्या शुरू होती है? हमारी मुख कुहिका स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये जो हमारा मुख था, उसका ऊपर वाला पार्ट क्या था हमारा? ये जो हमारा मुख है, इसका ऊपर वाला पार्ट क्या रहेगा हमारा? उसको कह रहे थे हम पैलेट, ठीक है। क्या कह रहे थे हम? पैलेट। जो ऊपर वाला तालू, ठीक है, तालू हिंदी में कहते हैं हम तालू। जब हम टंग को ऊपर की तरफ टच करेंगे तो जो कि हार्ड सी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब टंग को अपने ऊपर की तरफ टच कराए तो एक हार्ड सी स्ट्रक्चर दिखेगी, जिसे हम पैलेट कह रहे थे। तो जो हमारा मुख वाला पार्ट था वो तो पैलेट पे खत्म हो रहा था, ठीक है, पैलेट से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे पैलेट था। और जब हम ये वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है, जो एयर का है, उसको हम कहेंगे नेजल पाथ या नेजल पासेस, ठीक है, जहां से नेजल क्या होगा? जहां से एयर पास होगी, ठीक है। तो ये वाला कौन सा पार्ट है हमारा? नेजल पास, सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, नेजल पास। ये पूरा का पूरा एरिया,
तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, दूसरी हो गई हमारा नेजल पासेज। अब जब थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा था, थर्ड वाला कह रहा था नेजल चैम्बर्स। ये जो पूरा पाथ है या पूरा पासेज है, ठीक है, इसमें बहुत सारे चैम्बर्स हैं। एक चैम्बर तो आपको दिखता ही है, अगर आप गौर से देखें, थोड़ा सा अपना मुंह उठा के अपने नाक के अंदर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक हेयर, अंदर आपको हेयर दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो हेयर टाइप पार्ट है, इसको हम कौन सा वाला पार्ट कहते हैं, हेयरी पार्ट या फिर विसरल पार्ट। तो कौन सा वाला, अगर मैं आपको इस डायग्राम में शो करूं तो यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे नॉस्ट्रल के एकदम पास में कौन सा वाला चैम्बर है, जो फर्स्ट चैम्बर है। मैं आपको अलग अलग डॉट से बता के नीचे लिखूंगी इनके नाम, ठीक है। जो ब्लू डॉट मैंने आपको बताया है, तो जो ब्लू डॉट है हमारा वो कौन सा चैम्बर है, विसरल चैम्बर, ठीक है। कौन सा चैम्बर है, विसरल चैम्बर, सॉरी, कौन सा चैम्बर है फर्स्ट जो मैंने आपको ब्लू से दिखाया है, वो है हमारा, यहाँ पे मैं साइड से बता रही हूँ, विसरल चैम्बर, विसरल चैम्बर, ठीक है। फिर आगे जाके थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक हमें मिलता है, वो होता है ये जो ग्रीन पार्ट से मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे मैं ग्रीन पार्ट से बना रही हूँ। दूसरा है हमारा रेस्पिरेटरी चैम्बर, कौन सा है, रेस्पिरेटरी चैम्बर, रेस्पिरेटरी चैम्बर, ठीक है। अब और जो लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ पार्ट, बिल्कुल लास्ट में रेड से जो मैंने आपको डॉट दिखाया है, ये क्या है, हमारा ऑल्फैक्टरी चैम्बर। कौन सा चैम्बर है ये, ऑल्फैक्टरी चैम्बर, ऑल्फैक्टरी चैम्बर, ठीक है। तो तीन चैम्बर हमने पूरा क्या पढ़ा है, पहला है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, दूसरा हमारा नेजल पास, नेजल पास को हमने पूरा रास्ता बताया है कि जो नाक के अंदर का ये जो पूरा रास्ता है, पूरी नोज आपको जो दिख रही है वो पूरा नेजल पास है। और तीसरा मैंने आपको बताया था नेजल चैम्बर। तो ये जो तीन आपको मैंने पार्ट दिखाए, विसरल चैम्बर, रेस्पिरेटरी चैम्बर, ऑल्फैक्टरी चैम्बर, जो कि मैंने यहाँ आपको डॉट से शो करी है डायग्राम में, ब्लू, ग्रीन और रेड, वो पूरा का पूरा किसमें आता है, ये तीनों पार्ट, ये तीनों के तीनों पार्ट किसमें आते हैं, हमारे नेजल चैम्बर में, ठीक है। जो तीसरा मैंने दिखा रखा है आपको, जो हम स्लाइड में देख रहे हैं, तीसरा पार्ट वो क्या है, हमारा नेजल चैम्बर, ठीक है। तो ये जो नेजल चैम्बर है पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा एरिया जो कि क्या है, इसको हम कहें नेजल चैम्बर, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है विसरल चैम्बर, दूसरा है रेस्पिरेटरी चैम्बर और तीसरा है हमारा ऑल्फैक्टरी चैम्बर। अगर हम विसरल चैम्बर की बात करें, ठीक है, हम फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें किसकी, विसरल चैम्बर की। तो ये इसमें होते हैं एक तो हमारा हेयर, ठीक है, जो हमें दिखते भी हैं, हमारी नोज में जो हेयर होते हैं वो, और दूसरा होता है हमारा म्यूकस, म्यूकस, ठीक है। और ये जो चैम्बर में बोल रही हूँ, तो ये जो हम कह रहे हैं कि ये जो नॉस्ट्रल्स हैं दो हैं और ये बीच में से डिवाइडेड है, तो ये दोनों पार्ट है, इन दोनों पार्टों में है ये चैम्बर्स, ठीक है। इधर हमारे लेफ्ट साइड में भी है और हमारे राइट साइड में भी है। तो जो हमारा विसरल चैम्बर है उसमें कौन सी स्ट्रक्चर है, हमारी हेयर और म्यूकस। ये हेयर क्या करती है, जब भी हम एयर लेते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट से जब हम एयर ले रहे हैं तो हम एनवायरनमेंट में क्या होगी, धूल मिट्टी भी होगी, ठीक है। तो जो डस्ट पार्टिकल आते हैं, तो ये एयर, ये जो हमारे हेयर है, उस एयर में से डस्ट पार्टिकल को क्या करती हैं, हटाने का काम करती हैं, ठीक है। या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया आ गया, उसको भी हटाने का काम करती है। आप अगर घर में देखते हैं तो आपकी जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ब्रश का काम क्या है, साफ करना, सफाई करना, उस ब्रश से हम झाड़ते हैं धूल मिट्टी। वैसे ही जो हमारे नोज में हेयर है वो भी कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज ए ब्रश लाइक एक्ट कर रहे हैं। अगर एयर के साथ कोई डस्ट पार्टिकल आ गए, उन्हें रिमूव करने का काम करते हैं, प्लस कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गया तो उन्हें भी रिमूव करने का काम करते हैं। और दूसरा हमारा जो म्यूकस है, इसका भी काम क्या है, फिल्ट्रेशन का, कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो ये म्यूकस कैसा है, चिपचिपा होता है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने में चिपका के रख लेगा, सो अंदर तक नहीं जाने देगा। और म्यूकस चिपचिपा है तो जैसे कोई डस्ट पार्टिकल आया तो वो भी क्या होगा, इससे अटैच हो जाएगा, इस म्यूकस के चारों तरफ चिपक जाएगा। तो समझ में आया, जो हमारा विसरल चैम्बर है, ठीक है, जिस एक चैम्बर की हमने बात करी है, ठीक है, ये तीनों किसमें है, नेजल चैम्बर में। तो जो हमारा विसरल चैम्बर, इसके दो पार्ट है, जिसमें क्या है, एक में हेयर है और दूसरे में म्यूकस है। और इन दोनों का ही काम क्या है, अगर हम विसरल चैम्बर की फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है
फिल्टरेशन। क्या है इसका फंक्शन? फिल्टरेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे 10 पार्टिकल को रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फिल्टर का काम हो रहा है, फिल्टरेशन का काम हो रहा है। तो ये थी हमारा फर्स्ट चैम्बर, किसका, जो नेजल चैम्बर का, विस्टल चैम्बर। दूसरा अगर हम चैम्बर की बात करें तो दूसरा चैम्बर क्या है, रेस्पिरेटरी चैम्बर। ठीक है, क्या है हमारा दूसरा चैम्बर, रेस्पिरेटरी चैम्बर। ठीक है, हम इस वाले पार्ट की बात करें। अभी मैंने ब्लू वाले पार्ट के बारे में बताया है कि जो ब्लू वाला पार्ट है विस्टल चैम्बर, उसका क्या रोल है। फिर मैं बता रही हूँ कौन से वाले, रेस्पिरेटरी चैम्बर के बारे में। ये जो रेस्पिरेटरी चैम्बर है ये कैसे एक्ट करता है, ये रेस्पिरेटरी चैम्बर एक्ट करता है एयर एज अ एयर कंडीशनर। ठीक है, कैसे करता है, एयर कंडीशनर। हमारे घर में सबके एयर कंडीशनर है। ये जो एयर कंडीशनर है इसका काम क्या है कि बाहर का जितना भी टेम्परेचर हो हमें हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, अनुकूल कर देता है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन बना देता है हमारा। ठीक है, गर्मियों के टाइम पे आप देखते होंगे कि बाहर का टेम्परेचर 45-50 के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, तो हम वहां सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जब हम एसी चलाते हैं तो बाहर के टेम्परेचर को अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करता है, जो कि हमारे सर्वाइवेंस, ठीक है, हम कैसे हैं, हमारा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग बना देता है, जिससे हम इजीली क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाते हैं। तो क्या कर रहा है एयर कंडीशनर, अगर हम एक सिंपल फॉर्म में कहें तो टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी चैम्बर है वो भी क्या कर रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। अब टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये किसका कर रहा है, तो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है जो हम एयर ले रहे हैं उसका। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम पर्टिकुलर एक ही कंडीशन में बैठे होते हैं। कभी हम ठंडी हवा ले रहे होते हैं या फिर कभी हम गर्म हवा, कभी हम गर्म हवा, हम कभी गर्मियों के मौसम में बाहर निकलते हैं तो बहुत तेज गर्म हवा चल रही होती है, तो उस टाइम हम क्या ले रहे होते हैं, गर्म हवा ले रहे होते हैं। या फिर हम कभी घर में एसी के आगे बैठे होते हैं तो वहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, ठंडी हवा ले रहे होते हैं। तो ये जो गर्म और ठंडी हवा है वो क्या कर सकती है, अगर हमारी बॉडी में डायरेक्टली चली गई तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, अगर हम लास्ट तक जाएंगे तो हम एल्वियोलाई को देखेंगे, उन एल्वियोलाई को क्या कर सकती हैं, खराब कर सकती है, रप्चर कर सकती हैं, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। क्योंकि हम हमारे शरीर में कैसा टेम्परेचर तक रख सकते हैं, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इसी पे हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी पार्ट्स के साथ भी ऐसा ही है। अगर बहुत ज्यादा गर्म हवा चलेगी तो भी क्या होगा, जो हमारी एल्वियोलाई है वो फट सकती है, और बहुत ज्यादा ठंडी हवा चली गई तो भी क्या होगा, हमारा जो एल्वियोलाई है या जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो बाहर की हवा को हमारी बॉडी टेम्परेचर पे मेंटेन करना, मतलब हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना, मेंटेन करना, वो किसका काम है, रेस्पिरेटरी चैम्बर का काम है। क्योंकि इसको पता है कि हम कैसी भी हवा ले सकते हैं, लेकिन उसको हमारी बॉडी टेम्परेचर पे मेंटेन करने का काम कौन करेगा, रेस्पिरेटरी चैम्बर, जो नेजल चैम्बर का पार्ट है रेस्पिरेटरी चैम्बर वो करेगा। ठीक है, अब कैसे करता है, क्योंकि इस पार्ट में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी वाला पार्ट है इसमें क्या होता है, म्यूकस भी बहुत ज्यादा होता है। रेस्पिरेटरी वाले चैम्बर में क्या होता है, एक तो म्यूकस भी ज्यादा होता है, म्यूकस भी ज्यादा होता है, और ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड फ्लो भी ज्यादा होता है। क्या होता है, ब्लड फ्लो भी ज्यादा होता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम वार्म हवा, ठीक है, हमने वार्म एयर ले ली, गर्म हवा ले ली, तो क्या होगा, वार्म एयर लेंगे तो गर्म हवा जा रही है, अब हमें इस हीट को क्या करना है, यूज करना है, ताकि हीट यूज आ जाएगी तो जो हवा जाएगी वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जाएगी। तो हम कैसे यूज करते हैं, तो अगर हम वार्म एयर लेते हैं तो कौन सिक्रीट होता है, म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होता है। ठीक है, कौन ज्यादा सिक्रीट होता है, म्यूकस, जो म्यूकस है वो ज्यादा सिक्रीट होता है। अगर पूछा भी जाए तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि वार्म एयर को कैसे करा जाता है, वार्म एयर में कौन ज्यादा सिक्रीट होता है, म्यूकस। ठीक है, ये म्यूकस में क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, म्यूकस में क्या होता है, म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होगा, और इस म्यूकस में क्या होगा, वाटर। ठीक है, इस वाटर को इवेपोरेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, हीट की जरूरत होगी। ठीक है, इस वाटर को इवेपोरेट करने के लिए हमें हीट की जरूरत होगी, और हीट हम कहां से लेंगे, इस वार्म एयर से। आई बात समझ में, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला
कि जो हमारा रेस्पिरेटरी चैम्बर है वो एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। वो बाहर से जो हवा आ रही है उसको किसमें बदल रहा है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग बदल रहा है। ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे अंदर जो हवा जाएगी वो उतनी ही जाएगी। अगर बहुत गर्म हवा हम ले लेते हैं तो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक खराब हो जाएगा, और हम बहुत ठंडी हवा ले लेते हैं तो भी क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वार्म को कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, वार्म जो एयर है उसको कैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर तक ला सकते हैं, तो कैसे लाएंगे, जो ये हमारा रेस्पिरेटरी चैम्बर वाला पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा म्यूकस वाला पार्ट होता है। वैसे तो चैम्बर में 2 पार्ट है, म्यूकस सबसे ज्यादा होता है, ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। तो जो वार्म को करने के लिए कौन ज्यादा सीक्रेट होगा, म्यूकस। म्यूकस के साथ चिपचिपा जिसमें पानी भी होगा, जितना ज्यादा म्यूकस निकलेगा उतना ज्यादा पानी, तो उस पानी को हमें क्या करना है, इवेपोरेट, हटाना है। तो उसके लिए हमें हीट चाहिए होगी, तो वो हीट हम कहां से ले लेंगे, हम इस वार्म एयर से, जो गर्म हवा आ रही है उसमें क्या है, हीट है, उस हीट को हम किस में यूज करेंगे, इस म्यूकस के वाटर को इवेपोरेट करने के काम में आएगी। तो जैसे ये हीट, वार्म एयर की हीट इसमें चली जाएगी तो जो एयर आई है उसका टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। तो ये क्या था, ये था वार्म एयर को कैसे हमारी बॉडी टेम्परेचर तक लाया जाए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कूल हवा ले रहे हैं हम, बहुत ठंडी हवा हमारे शरीर में जा रही है, वो कैसे हमारी बॉडी टेम्परेचर तक आएगी, तो वो कैसे आएगी, देखो ये तो वार्म एयर के लिए था। अगर मैं कहूं कि जो कूल हवा है या फिर कोल्ड हवा कह रहे हैं, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी चैम्बर, या हम कहें कि हम क्या ले रहे हैं, कोल्ड एयर ले रहे हैं, तो कोल्ड एयर में किसका फ्लो ज्यादा हो जाएगा, कोल्ड एयर में जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वार्म एयर में क्या सीक्रेट ज्यादा हो रहा था, वार्म एयर में हमारा म्यूकस ज्यादा सीक्रेट हो रहा था, और कोल्ड एयर में क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा ज्यादा, और जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी, हीट रिलीज होती है। क्योंकि याद है ना, खून खोलता, खून हम क्या कहते हैं कि खून खोल गया, खून गर्म हो गया, मतलब जितना, मतलब खून में क्या होता है कुछ, मैं बताऊंगी बाद में, जब हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको कि क्या होता है ऐसी चीज। लेकिन अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं ना, इसका खून तो बहुत गर्म है, इसका खून इतना गर्म है, या इसका खून गर्म हो गया, इसको गुस्सा आ गया, तो जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होता है उतनी ज्यादा क्या होती है, हीट रिलीज होती है। और ये जो हीट जो रिलीज हो रही है, ठीक है, वो हम किसमें काम में ले लेंगे, इस कोल्ड एयर को नॉर्मल एयर तक, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक लाने के लिए। ठीक है, वो जो ठंडी हवा आ रही है उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर तक मेंटेन करने के लिए ले लेंगे। तो समझ में आया आपको कि जो रेस्पिरेटरी चैम्बर है, ठीक है, नेजल चैम्बर का जो फर्स्ट पार्ट था विस्टरल चैम्बर, उसका तो मैंने आपको बता दिया क्या काम है, उसका काम है क्या करना, फिल्ट्रेशन का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हेयर है और म्यूकस है। जो हेयर है वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी रिमूव कर देते हैं, और वैसे ही जो दूसरा म्यूकस है वो भी क्या कर देगा, डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर ही चिपका के रख लेगा। ठीक है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आया उसको चिपका के रख लेगा। दूसरा चैम्बर हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी चैम्बर। तो रेस्पिरेटरी चैम्बर के लिए भी मैंने क्या बोला, किसकी तरह काम कर रहा है, एयर कंडीशनर की तरह कर रहा है, और टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। कैसे कर रहा है, अगर वार्म एयर ले रहे हैं तो वार्म एयर में क्या सीक्रेट ज्यादा हो रहा है, म्यूकस से पानी ज्यादा, म्यूकस ज्यादा बन रहा है, तो उसमें क्या है, म्यूकस एक लिक्विड ही तो है। ठीक है, उस लिक्विड को रोकने के लिए क्या चाहिए, उसका पानी अगर हम उड़ा दें तो वो अपने आप बहना रुक जाएगा। तो उसको उड़ाने के लिए, उस पानी को इवेपोरेट करने के लिए जो वार्म एयर आई थी, ठीक है, उसकी हीट ले ली, उस हीट ने क्या किया, वाटर को इवेपोरेट कर दिया। तो यहाँ पे जो वार्म एयर की हीट थी वो उधर काम में आ गई, और जो वार्म एयर है वो किस में आ गई, हमारी नॉर्मल एयर में आ गई, या फिर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक आ गई। वही कूल, हमने जब कहा कि कोल्ड एयर ले रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, ब्लड, उस कंडीशन में जो वाला पार्ट है, रेस्पिरेटरी वाला पार्ट है, वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी। ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो उतनी ज्यादा क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। ठीक है, क्योंकि ब्लड मूव कर रहा है, कोई भी चीज मूव करती है, आप घूमते हैं तेज 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 तेज, तो आप खुद देखेंगे कि आपके फेस पे से आपको एक गर्माहट सी महसूस होगी। ठीक है, अगर आप बहुत तेज तेज वॉक कर रहे हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी में से हीट निकल रही है। तो ब्लड भी क्या करता है, मूव करता रहता है। तो जब कोई चीज मूव करती है तो उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है। उस हीट को हम क्या करेंगे, जो ठंडी हवा है उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको हमारी जो बॉडी टेम्परेचर तक है उस तक लाने के लिए क्या कर लेंगे, काम में ले लेंगे। तो ये जो दूसरा हमारा है रेस्पिरेटरी चैम्बर, तो उसकी 2 फंक्शन हो गए। ठीक है, क्या करना है,
कोल्ड एयर को भी नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, क्योंकि अगर कोल्ड एयर सीधी चली गई हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और वार्म एयर को भी क्या करना है, हमारे बॉडी टेम्परेचर तक लाना है, क्योंकि वार्म एयर भी अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली गई तो भी क्या होगा, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो भी क्या होगा, खराब हो जाएगा। समझ में आई ये बात? तो दूसरा हमारा हो गया रेस्पिरेटरी चैम्बर, पहला हो गया हमारा विसरल चैम्बर। अब लास्ट है हमारा कौन सा चैम्बर, लास्ट है हमारा ऑल्फैक्टरी चैम्बर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, और विसरल चैम्बर या रेस्पिरेटरी चैम्बर को ना पढ़ के सब किस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ऑल्फैक्टरी पे देते हैं। हालांकि विसरल और रेस्पिरेटरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको भी जानना चाहिए। सब देखते हैं ऑल्फैक्टरी चैम्बर। तो ऑल्फैक्टरी चैम्बर सबको पता है कि नोज भी क्या है हमारा, ऑल्फैक्टरी चैम्बर, ठीक है। क्या है, ऑल्फैक्टरी चैम्बर। तीसरा जो है वो क्या है हमारा, ऑल्फैक्टरी चैम्बर। तो नोज सबको पता है, नाक हमारा कैसा है, सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। नोज कैसा है, सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन वो होते हैं जो हमें किसी चीज का सेंस करवाते हैं, ठीक है, जो हमें किसी चीज के लिए फीलिंग्स पैदा करते हैं, ठीक है, कोई चीज का हमें फील करवाते हैं, ठीक है। तो नोज हमें किस चीज का फील कराता है, तो नोज हमें करवाता है स्मेल का। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था तो वहां पे हमने क्या देखी थी, टंग देखी थी। तो टंग हमें किस चीज की सेंस या किस चीज का फील करवा रही थी, टेस्ट का। तो यहाँ पे नोज किस चीज का फील करवा रहा है, हमें स्मेल का। तो जो ऑल्फैक्टरी चैम्बर है वो क्या करवाते हैं, स्मेल। यहाँ पे हमें किसका सेंस होता है, स्मेल का सेंस होता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो ऑल्फैक्टरी है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी सेल्स है वो किस चीज के लिए है, किसके सेंस में आती है, स्मेल के सेंस में, ठीक है। कैसी खुशबू है, या हम नाक से तो सुनते हैं कैसा है, खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है, कि अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। जो स्मेल वाली जो चीज है वो हमें किससे मिलती है, नोज से मिलती है। और नोज के कौन से वाले चैम्बर से, ऑल्फैक्टरी चैम्बर से। और उसमें कौन सी सेल्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स। कौन सी सेल्स होती है, ऑल्फैक्टरी सेल्स। काम क्या है, स्मेल का, ठीक है। जो भी नोज से हम स्मेल लेते हैं वो कौन से चैम्बर से होता है, ऑल्फैक्टरी चैम्बर से होता है। इसलिए कभी कभी आपको यहाँ वाले स्ट्रक्चर पे, ठीक है, ये जो हमारी नोज वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, इस पे आपको क्या मिलेंगे, कुछ फोल्ड्स मिलते हैं, सिर्फ रेस्पिरेटरी और उस वाले पार्ट में, ठीक है। रेस्पिरेटरी वाले पार्ट में तो हमारा पैलेट वाला पार्ट था और ये हमारा नोज वाला पार्ट था। देखो ये वाला हमारा नोज वाला था और ये हमारा पैलेट वाला पार्ट था, ठीक है। तो जो और ये जो हमारा नोज वाला पार्ट है, जो हमारा रेस्पिरेटरी चैम्बर है और जो हमारा ऑल्फैक्टरी चैम्बर है, ऐसे फोल्ड्स मिलते हैं। इस फोल्ड्स का फायदा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा था कि जो फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है, ठीक है। अगर कोई चीज ऐसी है और कोई चीज ऐसी है तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इस फोल्ड वाले सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये जो सरफेस एरिया बढ़ाने का कारण क्या है, एक तो हमें स्मेल अच्छे से हो पाए, ठीक है, हम जो स्मेल करते हैं हमें पता चल पाए कि अच्छा है, खुशबू आ रही है कि बेकार आ रही है, तो वो चीज। और दूसरा हमारा जो एयर वाला, जो मैंने आपको अभी फंडा बताया था कि एयर कैसे, अगर हम कोई सी भी गर्म हवा ले रहे हैं तो वो कैसे हमारी बॉडी टेम्परेचर तक जाती है, या फिर हम ठंडी हवा ले रहे हैं तो वो कैसे हमारी बॉडी टेम्परेचर में मेंटेन होती है। तो यहाँ पे इन दो पार्ट्स में, किसमें, ऑल्फैक्टरी पार्ट में और रेस्पिरेटरी पार्ट में ऐसे फोल्ड दिखते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्का, ठीक है। इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्का, याद रखना, ठीक है। क्या कहेंगे इन फोल्ड्स को, कॉन्का। और ये कौन से वाले पार्ट में है, सिर्फ दो, रेस्पिरेटरी वाले पार्ट में है और ऑल्फैक्टरी वाले पार्ट में, ठीक है। तो हमने तीन नेजल चैम्बर जो हमने पढ़ा था अभी, यहाँ पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल देख लिया, नेजल पास देख लिया और नेजल चैम्बर देख लिए, ठीक है। तो नेजल चैम्बर के हमने तीन पार्ट देख लिए, तीनों के अपने अलग अलग फंक्शन देख लिए। और ऑल्फैक्टरी का भी आपको याद रखना है, ऑल्फैक्टरी का काम क्या है, स्मेल का। जो ऑल्फैक्टरी चैम्बर है इसमें ऑल्फैक्टरी सेल्स है, वो हमें क्या कराती है, स्मेल कराती है। फिर हम आते हैं फेरिंग्स वाले पार्ट में, ठीक है। फेरिंग्स कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अगर हम देखें कि जो फेरिंग्स है वो स्ट्रक्चर नहीं होती, बस एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फनल मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये जैसे कीप लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। यहाँ पे क्या होता है, इस वाले पार्ट में
हमारा फूड भी एंटर करता है और हमारी एयर भी एंटर करती है। ठीक है, तो उस वाला वो पार्ट जहाँ पे हमारा फूड भी एंटर कर रहा है और एयर भी जा रही है, जहाँ पे हमारा भोजन भी मिल रहा है, जहाँ पे हमारी हवा भी मिल रही है, उस पार्ट को हमने फेरिंग्स बोला है। ठीक है, ऐसा कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, एक बस स्पेस है, खाली स्पेस जहां से दोनों पार्ट भोजन और हवा दोनों मिल रही हैं, वो है फेरिंग्स। तो क्वेश्चन भी आता है कि आपका बॉडी का या कौन सा पार्ट है जहाँ पे हवा और भोजन दोनों मिलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स को हम और क्या कहते हैं? ग्रसनी भी कहते हैं। तो ग्रसनी ऐसा पार्ट है जहाँ पे फूड और एयर दोनों ही टकराती हैं। तो कीप लाइक स्ट्रक्चर है। अभी जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब हम देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। ये देखो, ये वाला कौन सा पार्ट हो गया हमारा? ये हमारा नॉस्ट्रल हो गया। ठीक है, फिर ये हमारा माउथ वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेजल चैम्बर था और ये हमारा पैलेट था। ठीक है, अब क्या है, जब हम आगे जाते हैं तब आप देखोगे कि दो आगे जाके देखेंगे कि ये हमारी नेक रीजन आ जाता है और इस नेक रीजन से ही, ठीक है, इस नेक रीजन में दो पाइप्स होते हैं। ठीक है, इस नेक रीजन में क्या होते हैं? दो पाइप होते हैं। जब आगे वाला पाइप होता है, ठीक है, ये जो आपको आगे वाला पाइप दिख रहा है, ये कौन सा है? यही है हमारा विंड पाइप। ठीक है, इस नेक रीजन का ये वाला जो पार्ट है, ये है हमारा विंड पाइप। विंड पाइप, ठीक है, जो आगे वाला पार्ट है, जो हमें दिखता भी है एक्चुअली जब हम बोलते हैं, तो ये आपको यहाँ पे अगर आप बोलोगे, अगर आप यहाँ पे हाथ भी लगाओगे तो आपको एक वाइब्रेशन भी होगी। तो ये कौन सा वाला पार्ट है? हमारा विंड पाइप। ठीक है, जहां से हम क्या लेने वाले? एयर। और उसके जो जस्ट पीछे वाला पार्ट है वो कौन सा होता है? हमारा फूड पाइप। ये दिख रहा है पीछे वाला, तो ये क्या है? हमारा फूड पाइप, या फिर हमने इसको क्या कहा था? भोजन नलिका या फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे ये जो बड़ा पार्ट है, यहाँ से तो क्या करेगी? ये हमारा विंड पाइप है और ये हमारा फूड पाइप है और पीछे हमारी बैकबोन होती है। ठीक है, आगे होता है हमारा फूड पाइप, पीछे होता है हमारा आगे होता है हमारा विंड पाइप जिससे हम एयर लेंगे, फिर होता है हमारा फूड पाइप और पीछे हमारी बैकबोन होती है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो कि एयर कहाँ से आ रही है? एयर यहाँ से आ रही है और कहाँ जाएगी? ये यहाँ जाएगी हमारे विंड पाइप में, क्योंकि एयर कहाँ जानी है? जो वायु की नलिका उसमें जाएगी। और हमारा जो भोजन आ रहा है, ठीक है, भोजन आ रहा है हमारे यहाँ से, ये हमारा मुख है, और कहाँ जाएगा? हमारे फूड पाइप में। अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है या समझ में आ रही है, तो आप यहाँ देखेंगे कि भोजन और वायु का क्या हो रहा है? एक जगह से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, भोजन भी आ रहा है और एयर भी आ रही है और एक जगह से क्रॉस हो रही है। इस क्रॉस, जहां पे ये क्रॉस हो रही है, इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस वो स्पेस है जहां पे भोजन और हवा मिलती है। ठीक है, एक कीप लाइक स्ट्रक्चर है, कीप नुमा। अगर आप देख रहे हो तो ये ऐसे कीप नुमा स्ट्रक्चर है, तो ये फेरिंग्स है जहां पे मिलती है। और जो हमारा जो विंड पाइप है, उस पे एक फ्लैप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये जो हमारा क्या है? ये जो विंड पाइप है, इस पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। और इसको कहते हैं, और जो फूड पाइप होता है उसे कहते हैं गलेट। तो ये येलो वाला तो क्या है हमारा? येलो वाला है हमारा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ठीक है, और ये जो हमारा पार्ट येलो वाला आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ फूड पाइप, ये हमारा गलेट जो कि फूड पाइप। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि भोजन का क्या हो रहा है? एक जगह से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको खाना मुंह बंद करके खाना चाहिए। क्या? खाना खाते वक्त क्या नहीं करनी चाहिए? बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए बात? अगर आप यहाँ देख रहे हो कि हवा आ रही है यहाँ से और क्रॉस कर रही है, खाने को इधर जा रही है। ठीक है, और जब भी आप बात करते हैं, जब भी हम बोलते हैं, तब हम क्या करते हैं? एयर को बाहर निकालते हैं। ठीक है, हमेशा इनहेलेशन में हम नहीं बात करते। जब हम बोलते हैं तो हवा बाहर आती है, मतलब हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो हम खा भी रहे हैं। ठीक है, हम खा रहे हैं तो क्या हो रहा है? जब हम खा रहे हैं तो जो एपिग्लॉटिस वाला पार्ट है वो इस विंड पाइप को बंद करके रखता है।
समझ में आया? एपिग्लॉटिस किसका ढक्कन है? जो विंड पाइप है उस पाइप का ढक्कन है, ठीक है। अब एपिग्लॉटिस को पता है कि आप खाना खा रहे हैं, अभी एयर को हमें अंदर नहीं जाने देना है, ठीक है। एयर वाला पाइप नहीं खोल के रखना है, क्योंकि अगर एयर वाला पाइप खोल के रखा तो ये जो भोजन, ये जो खाना क्रॉस हो रहा है वो हमारे एयर पाइप में आ सकता है। तो एपिग्लॉटिस उस एयर पाइप को बंद रखता है। लेकिन अगर आप खाते वक्त बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? एयर बाहर जा रही है। तो एयर बाहर कब जाएगी? जब जो विंड वाला पाइप है, जो वायु वाला पाइप है, जब वो खुलेगा, ठीक है। जब आप खाते वक्त बोल रहे हैं तो वो पाइप खुल गया और खाना भी उस टाइम आ रहा है। और जब ये क्रॉस कर रहे हैं तो खाने के कुछ पार्ट कहाँ चले जाते हैं? उस विंड पाइप पे चले जाते हैं और हमें एकदम से खांसी भी आ जाती है। जब हम खाते खाते बोलते हैं तो कभी कभी हमें खांसी आ जाती है, क्योंकि कुछ खाने की जो पार्ट है या भोजन के जो कण है वो कहाँ चले गए? हमारे वायु वाली नलिका में, ठीक है। इस वजह से हमें खांसी आ जाती है या कभी कभी चॉकिंग हो जाती है, खाना अटक जाता है, ठीक है। तो खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये जो नॉर्मल आपको जो दिख रहा है या कभी कभी जो नॉर्मल सी खांसी है वो किसका रीजन बन जाती है? हार्ट अटैक का रीजन बन जाती है। इसलिए हमेशा खाना क्या करना चाहिए? मुंह बंद करके, मतलब अगर हम खाना खा रहे हैं तो बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ स्वैलोइंग करनी चाहिए, ठीक है। बोलने से हम सांस ले रहे हैं और सांस लेने से जो हम एपिग्लॉटिस या विंड पाइप का जो गेट है उसे कंफ्यूज कर रहे हैं कि हम खा भी रहे हैं और हम सांस भी ले रहे हैं। तो वो क्या करेगा? सांस लेने के चक्कर में वायु वाली नलिका को भी खोल देगा, और जब वो खोलेगा तो खाना भी क्या आ जाएगा? उस वायु वाली नलिका में आ जाएगा। समझ में आया रीजन कि खाना खाते वो बोलना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो पाथ क्रॉस हो रहा है, देखो खाना यहाँ से इधर जा रहा है और वायु इधर से आ रही है, तो क्रॉस तो हो ही रहा है, ठीक है। और हम बोल रहे हैं तो ये ढक्कन भी खुल गया है, तो खाना इधर से इधर चला जाएगा, तो हार्ट अटैक का ये कारण भी है। तो ये फेरिंग्स वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि फेरिंग कौन सा पार्ट है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। फेरिंग्स के बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर, क्या कौन सी स्ट्रक्चर है फेरिंग्स के बाद? फेरिंग्स के बाद है हमारा ग्लॉटिस। मैंने बता दिया ग्लॉटिस क्या है, विंड पाइप को बोला, ठीक है। और उसके ऊपर जो ढक्कन है उसे हमने क्या बोला है? एपिग्लॉटिस। अब आता है लैरिंग्स। अब आता है हमारा लैरिंग्स। जो लैरिंग्स है उसको और क्या बोलते हैं हम? लैरिंग्स को बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स को और क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं या जो हम साउंड निकालते हैं वो कौन सी स्ट्रक्चर से आती है? हमारे लैरिंग्स से आती है। तो जो हमारा विंड पाइप था, ठीक है, या फिर हम जिसे हम ट्रैकिया कह रहे थे, अब हम फूड पाइप को नहीं पढ़ेंगे, फूड पाइप को हम बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? विंड पाइप। विंड पाइप, ठीक है। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हम, उसके ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ, इसको हम, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? हमारा लैरिंग्स कहलाता है। लैरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। ऊपर वाला जो ये क्या है? हमारा विंड पाइप, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कह रहे हैं? लैरिंग्स। इस लैरिंग्स में ही एक बल्जी फॉर्म सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक बल्जी फॉर्म की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? इस लैरिंग्स के ऊपर ही एक बल्जी फॉर्म सी स्ट्रक्चर। ये हमारा कौन सा वाला पार्ट है? ये वाला पार्ट है हमारा लैरिंग्स वाला पार्ट, और इस पे एक बल्जी सी स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सी? बल्जी सी स्ट्रक्चर जो है उसे हम कह रहे हैं हमारा एडम्स ऑफ एप्पल। लैरिंग्स को क्या कह रहे हैं हम? वॉइस बॉक्स, और इस पे एक बल्जी से स्ट्रक्चर से हम क्या कह रहे हैं? एडम ऑफ एप्पल। एडम्स एप्पल। ये जो एडम्स एप्पल है, ठीक है, ये किसमें होता है? ओनली इन मेल। किसमें होता है? ओनली इन मेल। लैरिंग्स तो फीमेल और मेल दोनों में ही होता है, लेकिन ये जो बल्जी से स्ट्रक्चर है, अगर आप किसी भी मेल को बोलते हुए देखेंगे तो आप ये नेक वाला रीजन देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से कुछ बल्ज सा निकलता है, ठीक है। एक फोल्ड सा आपको बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देगा। तो वो स्ट्रक्चर कौन सी है? एडम्स ऑफ एप्पल, ठीक है। ये जो एडम्स एप्पल है वो उसका काम क्या है? पिच को कंट्रोल करना। क्या काम है इसका? पिच कंट्रोल करना। तो ये फीमेल्स में क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो फीमेल की जो पिच होती है बोलने की, जो बोलती है, उनका साउंड होता है वो थोड़ा हाई होता है, ठीक है। और मेल में वो जो साउंड होता है वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है। इस वजह से उनकी आवाज कैसी होती है? थोड़ी सी भारी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लैरिंग्स वाला पार्ट है जिसे हमने वॉइस बॉक्स कहा है, वहां पे एक बल्जी फॉर्म होता है मेल्स में। इवन आप अगर मेल्स को बोलते हुए देखेंगे
ठीक है। अगर आपने किसी मेल को बोलते देखेंगे तो आपने देखेंगे नेक रीजन में वो पार्ट आपको दिखेगा ऐसा बल्ब सा निकला हुआ, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, एडम्स एप्पल, ठीक है। और मेल में ही प्रेजेंट है, और मेल में जो साउंड है उसको थोड़ा भारी करने में, ठीक है, उसको भारी करने में काम आता है, क्योंकि पिच कंट्रोल कर रहा होता है कि आप पिच हाई ना जाए। पिच क्या होती है, साउंड की, जैसे लड़कियों की आवाज थोड़ी सी कैसे होती है, चिल्लाहट वाली, चीखने वाली, है ना, क्योंकि उनमें वो स्ट्रक्चरिंग नहीं होता जो कि पिच को कंट्रोल करे। तो पिच कंट्रोल के लिए एडम्स एप्पल है, लैरिंक्स है, लैरिंक्स दोनों में है, बस एडम एप्पल जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ हमें मेल्स में मिलेगी। और क्या काम है वॉइस बॉक्स का, कैसे वॉइस बॉक्स होती है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे देखें, ठीक है, कैसी है, अगर हम एक कागज देखें, एक कागज का फोल्ड लें, तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रैकियम, उसके ऊपर एक लैरिंक्स का पार्ट है, ठीक है। इस लैरिंक्स की ओपनिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, इस लैरिंक्स की ओपनिंग को देखो, अगर मैं इसको सामने से दिखाऊं तो ये ट्यूब का एक हॉलो स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने क्या कहा है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस इस टाइम इसको क्या कर रहा है, बंद करने का काम कर रहा है। और इसके आसपास क्या है, पतली 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 सी हमारी कॉर्ड्स है, ठीक है, पतली पतली सी क्या है हमारी कॉर्ड्स है, देखो ऐसी अलग अलग, ठीक है। ये क्या है हमारी, देखो मैं इसको इसकी नेमिंग करती हूँ, ये तो हमारा है लैरिंक्स का पार्ट, लैरिंक्स, ठीक है, लैरिंक्स हो गया। ये क्या है हमारा एपिग्लॉटिस, जिसने अभी बंद कर रखा है, एपिग्लॉटिस। और ये जो आपको पतली पतली दिख रही है, ठीक है, ये जो पतली पतली स्ट्रक्चर दिख रही है हमारी वोकल कॉर्ड, जो कि क्या करती है, वोकल कॉर्ड साउंड जनरेट करती है, क्या करती है, साउंड जनरेट करती है। वोकल कॉर्ड का काम क्या है, साउंड जनरेट करना, ठीक है। जो हम साउंड है, जो हमारी आवाज आ रही है, वो कहां से आती है, हमारे वोकल कॉर्ड से आती है। हम जो बोल रहे हैं, जो हमारी स्पीच है, वो तो कौन कंट्रोल करती है, हमारी टंग। अगर आप देखेंगे, जब बोलेंगे, अब आप बोल के देखो एक बार, तो आप खुद महसूस करो कि जो हमारी जीभ है वो अलग अलग हमारे माउथ के पार्ट से टकरा रही है, इस वजह से अलग अलग शब्द निकल रहे हैं। अगर आप ए बोल रहे हैं तो टंग नीचे जा रही है ना, अगर आप सी बोल रहे हैं तो टंग आगे जा रही है। तो स्पीच का काम तो टंग करती है, लेकिन जो साउंड जनरेशन का काम है, जो आवाज आ रही है, जो साउंड आ रही है, वो हमारे किसका पार्ट है, लैरिंक्स का पार्ट, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी सी पतली सी कॉर्ड्स है, ठीक है। अगर आप कागज को फोल्ड करके देखो, एक कागज लो, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ ना, वो मैं कैसे दिखा रही हूँ, यूं सामने से दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। कागज को फोल्ड करके ऐसा दिखा रही हूँ, ठीक है। एक कागज नहीं, ये देखो, ये क्या है, ये देखो ट्यूब है। इस कागज को अगर मैं ऐसे गोल घुमा दूं, तो मैं जो स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ ना, जो हमारी ट्रैकिया है, वो ऐसा है, कैसा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा गोल, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको यूं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास मैं खुद 3D नहीं हूँ, इस वजह से। तो मैं आपको कैसे दिखाना चाह रही हूँ, ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखाना चाह रही हूँ, जो ऐसे खड़ी है इसको ऐसे दिखा रही हूँ। तो इधर मैं इसको यहाँ लगा दूं, तो हम ऐसे देख रहे हैं कि जो हमारा लैरिंक्स वाला पार्ट है, इसमें एक फ्लैप है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एपिग्लॉटिस कह रहे हैं। उसके चारों तरफ, इसके साइड में क्या है, हमारी वोकल कॉर्ड्स है। समझ में आ गया वाला पार्ट कि मैंने इस ट्यूब को कैसे दिखाया है। अब देखो क्या होगा, मैंने क्या बोला कि जब हम बोलते हैं तो हम एक्सेल करते हैं, हम एयर को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं तो ये एपिग्लॉटिस तो क्या होगा, एपिग्लॉटिस तो खुल जाएगा, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं तो ये एपिग्लॉटिस तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, क्योंकि एपिग्लॉटिस का मैंने क्या बताया था वर्क, कि जब हम बोलेंगे हवा को बाहर निकालेगा, ठीक है। हवा को ढकने के लिए ढक्कन है कि हवा आ रही है और जा रही है, इसको कंट्रोल कर रहा है। तो हवा जाएगी तो एपिग्लॉटिस खुल गया, तो यहाँ से एपिग्लॉटिस हट गया, ये एपिग्लॉटिस ये नीचे आ गया। तो जब हवा आएगी तो किस पे गिरेगी, इन कॉर्ड्स पे गिरेगी, पतली पतली पतली। और इनमें क्या होगा, इन कॉर्ड्स में क्या होगा, वाइब्रेशन। क्या होगा, इन कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होगा, ठीक है। और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या निकलती है, साउंड्स निकलती है, ठीक है। अगर आपने कभी गिटार बजाया होगा तो गिटार में भी क्या होते हैं, पतले पतले तार होते हैं, ठीक है। जब हम उन पे हिट करते हैं, उसका जो स्ट्राइगर होता है, जब हम उसको टन टन करते हैं तो एक साउंड निकलती है, उसी से हम पूरा म्यूजिक बना लेते हैं। सेम यही काम है इन वोकल कॉर्ड्स का, ठीक है। इस पे क्या हिट हो रही है, इस पे एयर हिट हो रही है, एयर बाहर जा रही है, एक्सेल हो रहा है हम जब बोल रहे हैं। तो जैसे ही एयर हवा जाती है बाहर, तो ये तार क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं।
और इस वाइब्रेशन से क्या निकलती है, साउंड निकलती है। तो जो लैरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है, वो किसके लिए है इंपॉर्टेंट, हमारे साउंड को जनरेट करने के लिए, हमारी आवाज को निकालने के लिए। और जो हमारी बोली है, जो स्पीच है, जो हम शब्द निकालते हैं, वो कौन निकालता है, हमारी टंग निकालती है। तो समझ में आ गया लैरिंग्स। तो अगर आपसे पूछा जाए फेरिंग्स के बारे में, तो फेरिंग्स कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, फेरिंग्स एक जगह है, एक स्पेस है जहाँ पे भोजन और खाना मिलेगा। और अगर आपसे पूछा जाए लैरिंग्स के बारे में, तो आप क्या कहेंगे, लैरिंग्स क्या है, हमारा साउंड बॉक्स है, हमारा वॉइस बॉक्स है, ठीक है, जिसपे वोकल कॉर्ड्स होती है। और इस वोकल कॉर्ड पे जब एयर आके गिरती है या एयर निकलती है, तब ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और इन्हीं वाइब्रेशन से क्या निकलती है, हमारी साउंड निकलती है। तो ये किसका पार्ट था, हमारे लैरिंग्स का पार्ट था। तो हम ये जो अलग अलग ये जो मैंने चैम्बर लिखे हैं, जो मैं आपको समझा भी रही हूँ साथ में, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आना चाहिए। तो हम क्या क्या खत्म कर चुके हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स खत्म कर चुके हैं, नेजल पासेस कर चुके हैं, नेजल चैम्बर कर चुके हैं, फेरिंग कर चुके हैं, ग्लॉटिस में आपको बता चुकी हूँ, लैरिंग्स में आपको बता चुकी हूँ। अब आती है हमारी बारी किसकी, ट्रैकिया की, ठीक है। ट्रैकिया जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब किसकी बात करेंगे, हम ट्रैकिया की बात करेंगे। तो फ्लैरिंग्स के बाद आता है हमारा ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया है हमारा विंड पाइप, या फिर हमारा क्या, विंड पाइप, ठीक है। क्या है ट्रैकिया, हमारा विंड पाइप, विंड पाइप। जो इसकी मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, अगर मैं ट्रैकिया की मेम्ब्रेन की बात करूं, तो मेम्ब्रेन कैसी होती है, मेम्ब्रेन है, किसकी बात है, ट्रैकिया की मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो इसकी मेम्ब्रेन है वो होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड pseudo stratified ciliated glandular epithelium, ठीक है। ये जिसकी मेम्ब्रेन है उसके बारे में बोला है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि ये जो ट्रैकिया की मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है। तो आप क्या बोलेंगे, pseudo stratified ciliated glandular epithelium। ओह माय गॉड, इतना बड़ा नाम, ठीक है। तो इतना बड़ा नाम, इसको टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। स्यूडो मतलब होता है, क्या होता है, झूठा, ठीक है, जो हमें दिखे ऐसा और हो कोई और जैसा, ठीक है। तो स्यूडो होता है झूठा। तो ये सेल्स जो होती है कैसे दिखती है, देखो ये ऐसे दिखती है, ये सेल है, इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा नीचे होता है, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो कुछ सेल ऐसे होंगे, तो जो नीचे वाली सेल होंगी उनका न्यूक्लियस और भी नीचे होगा। तो जब हम इसको स्टेन करते हैं तो हमें लगता है कि जो हमें होता तो ये सिंगल सेल का अरेंजमेंट है, लेकिन हमें कैसे दिखती है, डबल सेल दिखती है, कि 2 लेयर्स में है, ठीक है। होती तो ये सिंगल लेयर्स में है, लेकिन हमें दिखती कैसी है, स्टेनिंग के बाद में जब इन्हें रंग देते हैं, जब इन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हमें दिखती है ये 2 लेयर में है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्यूडो, मतलब झूठी दिखती है, होती एक लेयर में और दिखती कैसी है, हमें 2 लेयर में, क्योंकि जो इनकी न्यूक्लियस की पोजीशन है वो नीचे होती है। तो जो सेल थोड़ी और नीचे होगी तो उसका न्यूक्लियस थोड़ा और नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिर कहता है सिलिएटेड मतलब सीलिया, और सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है कि हम सांस के साथ या एयर के साथ कोई भी डस्ट पार्टिकल ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी डस्ट हमारे अंदर चली गई या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि उस एयर में घूम रहा था वो हमारे अंदर चली गई, तो सीलिया क्या करते रहते हैं, ऐसे बाहर की तरफ मूव करते रहते हैं। तो कोई भी डस्ट पार्टिकल आएगा तो उसको क्या कर देंगे, बाहर की साइड, आउटसाइड क्या कर देंगे, फेंक देंगे। समझ में आ गया सिलिएटेड का मतलब, स्यूडो का मतलब समझ में आ गया, सिलिएटेड का मतलब आ गया। फिर एक ग्लैंडुलर मतलब क्या है कि कोई ना कोई क्या है, इनके पास ग्लैंड है, और ग्लैंड का काम क्या था, मैंने क्या बताया था, ग्लैंड का काम कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट करना, ठीक है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से भी मिलते जुलते दिखाई देंगे। तो केमिकल सिक्रीशन करना, तो ये क्या सिक्रीट करती है, ये म्यूकस सिक्रीट करती है। और म्यूकस का काम भी क्या है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल आए वो उस म्यूकस के साथ चिपक के वहीं रह जाता है, अंदर नहीं जाता, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए वो भी उस म्यूकस के साथ अटैच होकर वहीं के वहीं रह जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के आगे नहीं बढ़ता। समझ में आया।
जो उसकी मेम्ब्रेन है वो क्या है, स्यूडो, किसकी मेम्ब्रेन, ट्रैकिया की मेम्ब्रेन, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, याद रखना है और इसी वे में याद रखना है। ठीक है, सबको ये ग्लैंडुलर मतलब म्यूकस का सिक्रीशन, सिलिएटेड मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या करेगी, क्लियर करने का काम करेगी। तो ये थी हमारे ट्रैकिया की बात। फिर हम इसमें देखते हैं जो ट्रैकिया होता है इसके अंदर से सी शेप रिंग होती है। ठीक है, क्या है ये, सी शेप्ड रिंग, सी शेप रिंग। इन रिंग का काम क्या होता है, ये जो ट्यूब है, ठीक है, वो ट्यूब क्या है, अगर आपने स्ट्रॉ देखी है कभी, ठीक है, अगर आप किसी नारियल पानी पीते हैं या कोई जूस पीते हैं तो स्ट्रॉ देखी है आपने, वो स्ट्रॉ कभी कभी क्या हो जाती है, हम उसको ऐसे मिक्स कर देते हैं, पिचक भी जाती है ना, ऊपर से उसको पकड़ेंगे, नीचे से पकड़ेंगे, उसको थोड़ा सा दबाएंगे तो क्या होगी, पिचक भी जाएगी। तो वो स्ट्रॉ पिचक गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो स्ट्रॉ दब के वापस उठ भी जाती है, नॉर्मल वे भी आ जाती है। लेकिन अगर ये स्ट्रॉ, अगर ये पाइप अगर पिचक गया तो क्या होगा, वही की वही डेथ हो जाएगी। ठीक है, उस चीज को मतलब उस कोलैप्स को होने के बचाने के लिए ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या होती है, अरेंज होती है, ताकि ये जो ट्यूब है या जो पाइप है वो क्या ना हो, कोलैप्स ना हो, वो एक दूसरे पे चिपक ना जाए या पिचक ना जाए। ठीक है, हवा के, क्योंकि हवा का प्रेशर आएगा, हवा कैसे होती है, कभी तेज ले लेते हैं हम, कभी ज्यादा सांस लेते हैं, कभी कम, या हमेशा नॉर्मल वे में ले रहे होते हैं, तो वो जो एयर का मेंटेनेंस है वो बना के रखती है। इस वजह से ये ट्यूब कोलैप्स ना हो, इस कोलैप्सिंग को बचाने के लिए क्या होती है, सी शेप्ड रिंग होती है। किसको करने के लिए, कोलैप्सिंग को रोकने के लिए क्या होती है, हमारी सी शेप्ड रिंग होती है। और ये किसकी बनी होती है सी शेप्ड रिंग, ये बनी होती है कार्टिलेज। ठीक है, किसकी बनी होती है, हमारे कार्टिलेज। और जो हमारा कार्टिलेज है वो कैसा है, कौन सा वाला कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, कौन सा वाला कार्टिलेज, हाइलाइन, कौन सा वाला कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, जो कि हमारी नोज में भी होता है कार्टिलेज, जो हमारी ईयर में भी होता है, उस कार्टिलेज की रिंग बनी होती है। काम क्या है, इस ट्यूब को कोलैप्स होने से बचाने के लिए। तो ये था हमारा ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया, ठीक है, अब ये ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड होके हमारा जो मेन पार्ट्स है, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे थे, लंग्स कह रहे थे, किसमें होगा, हमारा मेन पार्ट में जाएगा, लंग्स में, और लंग्स के अंदर जाके डिवाइड होगा। और ये जो मेन है जहां पे पूरा गैसेस एक्सचेंज होना है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये ट्रैकिया जो आ रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रही है, वो कैसे डिवाइड होती है। ठीक है, डिवाइड होने के बाद हम इसे क्या कह रहे हैं, ठीक है, और लेफ्ट लंग में कितनी बार डिवाइड हो रही है और राइट लंग्स में कितनी बार डिवाइड हो रही है, और ये जो मेन स्ट्रक्चर है गैसेस एक्सचेंज की, इसमें क्या हो रहा है, ये इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, एयर तो आ गई, अब कैसे हमारी बॉडी से एक्सचेंज होगा इन गैसेस का। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।